नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज और हमारे संविधान की आत्मा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मुद्दा है पूर्वोत्तर भारत से आने वाले हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ होने वाला नस्लवाद। हाल की कुछ घटनाओं ने इस जख्म को फिर से कुरेद दिया है और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने ही देश में अपनी ही जमीन पर एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करे? ये सवाल सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीय नागरिकों की रोजमर्रा की सच्चाई है जिन्हें अलग-थलग महसूस करने पर मजबूर किया जाता है। तो चलिए, इस मुद्दे की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले उन दो हालिया घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस समस्या को फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ देहरादून की घटना है, जहां त्रिपुरा के एक छात्र एंजल चकमा की नस्लीय टिप्पणियों के बाद बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। एक युवा जिंदगी खत्म हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े शिक्षा संस्थानों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर जो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उन पर परीक्षा के दौरान एक छात्र चिंग चोंग जैसी भद्दी टिप्पणी करता है। एक तरफ जानलेवा हिंसा है तो दूसरी तरफ ज्ञान के मंदिर में खुला अपमान। जरा सोच कर देखिए, अगर एक प्रोफेसर जो एक अथॉरिटी है अपनी ही क्लास में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तो एक आम छात्र जो अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने आया है, वो भला कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नस्लवाद सिर्फ मारपीट या हिंसा तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं और इसकी शुरुआत होती है शब्दों से, उन टिप्पणियों से जिन्हें अक्सर अरे ये तो बस मजाक था कहकर टाल दिया जाता है। इसी को कहते हैं कैजुअल रेसिज्म। जब नस्लीय टिप्पणियों को मजाक का चोला पहना दिया जाता है तो समाज धीरे धीरे इस जहर को बिन ठीक मानने लगता है, और यही वो माहौल है जो आगे चलकर बड़ी और हिंसक घटनाओं को जन्म देता है। ये जो शब्द है ना, जैसे चिंकी, मोमो या चाइनीज, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये किसी की पहचान पर, उसके वजूद पर एक हमला है। ये एक तरह की मानसिक हिंसा है जो सामने वाले को ये महसूस कराती है कि वो इस देश का हिस्सा नहीं है, वो दूसरा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डीयू में टिप्पणी करने वाले उस छात्र का इरादा क्या था। उसे लगा कि ऐसा करने से बाकी छात्र हंसेंगे और वो कूल दिखेगा। ये दिखाता है कि हमारी सोच में ये जहर कितनी गहराई तक उतर चुका है, जहां किसी का अपमान करना कूल लगने लगा है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये टिप्पणी करने वाला कोई अनपढ़ नहीं था। वो एक शहरी मध्यवर्गीय पढ़ा लिखा छात्र था। तो सवाल सीधा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर उठता है कि क्या वो सिर्फ डिग्रियां बांट रही है, पर मूल्य और संवेदना सिखाने में कहीं ना कहीं फेल हो रही है? अब देखते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों की गलत सोच का ही मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम और हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच की एक बहुत बड़ी विफलता को भी दिखाता है। इस प्रक्रिया को अदरिंग कहते हैं, यानी किसी को लगातार ये महसूस कराना कि तुम हम में से नहीं हो। पूर्वोत्तर के छात्रों को किराए पर घर ढूंढने से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने तक हर जगह भेदभाव झेलना पड़ता है। और जब कोई अपना नहीं होता तो वो बिना किसी सोशल सेफ्टी नेट के एकदम अकेले पड़ जाते हैं। और देखिए, ये कोई नई समस्या नहीं है। ठीक एक दशक पहले 2014 में दिल्ली में निडो तानिया की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब भी गुस्सा था, प्रदर्शन हुए थे, एक कमेटी भी बनी थी। लेकिन आज 10 साल बाद इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। अंजेल चकमा के साथ भी वही हुआ। ये साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शायद ही कुछ बदला है। निडो तानिया की मौत के बाद जो बेसबरुआ कमेटी बनी थी, उसने बहुत साफ सिफारिशें दी थीं। आईपीसी में बदलाव करके कानून को सख्त बनाओ, नस्लीय टिप्पणी को एक बड़ा संज्ञेय अपराध बनाओ, कॉलेजों में नोडल ऑफिसर नियुक्त करो और एनसीईआरटी के सिलेबस में पूर्वोत्तर के इतिहास संस्कृति को शामिल करो। ये सिर्फ सुझाव नहीं थे, बल्कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने का एक ठोस रोड मैप था। लेकिन अफसोस, वो सिफारिशें फाइलों में ही दबी रह गई। हमारा संविधान, खास तौर पर आर्टिकल 15, हर नागरिक को ये गारंटी देता है कि उसके जन्म स्थान या वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब एक नागरिक को उसकी शक्ल सूरत की वजह से मार दिया जाता है, तो ये संवैधानिक वादा जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आता है। और इस संस्थागत विफलता को यह बयान बिल्कुल साफ कर देता है।
अंजल चकमा मामले की जांच कर रहे एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि ये टिप्पणियां तो बस गर्मा गर्मी में या मजाक में की गई थीं, ये कोई नस्ली हमला नहीं था। अब सोचिए, जब रक्षक ही अपराध को इतना सामान्य बताने लगे तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या हम इस नफरत के चक्र को तोड़ सकते हैं और इसकी जगह प्यार और सम्मान सिखा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक ठोस और ईमानदार कोशिश की जरूरत है। समाधान के लिए हमें 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, सेंसिटाइजेशन, यानी स्कूलों कॉलेजों में अनिवार्य वर्कशॉप्स हों। दूसरा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जैसे रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून है वैसे ही नस्लीय टिप्पणियों पर भी हों। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम है इंटीग्रेशन, यानी एनसीईआरटी के सिलेबस में पूर्वोत्तर भारत के इतिहास और संस्कृति को प्रमुखता से शामिल किया जाए, ताकि बाकी देश के बच्चे उन्हें जानें, समझें और उनका सम्मान करें। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, कोई भी इंसान नफरत लेके पैदा नहीं होता, नफरत उसे सिखाई जाती है। और अगर समाज में नफरत सिखाई जा सकती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्यार और सम्मान सिखाएं। तो अंत में सवाल यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या सिर्फ एक नारा है, या इसे हकीकत बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है? क्योंकि जब तक देश का हर नागरिक हर कोने में खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करता, तब तक हमारी राष्ट्र निर्माण की ये प्रक्रिया यकीनन अधूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।